अभी भी थोड़ा भूखा हूं। मैं तुम्हें गोलियां परिष्कृत करने के लिए लाऊंगा। किन म्यू इस ड्रैगन किलिन को गोदाम में लाया था ताकि स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां खरीद सके। इसी बीच ज़ेड ड्रैगन झील के सामने एक ताओवादी खड़ा था जो इधर देख रहा था। जैसे ही उसने किन म्यू को ड्रैगन किलिन लाते देखा, वह बुदबुदाया, पहाड़ी द्वार के सामने वाला यह ड्रैगन शेर जिंदा हो गया है। यह ज़ेड ड्रैगन महल में पानी पीने क्यों आया है? यह युवक कौन है? क्या उसे नहीं पता कि ज़ेड ड्रैगन महल का पानी शाही परिवार को दिया जाता है? खैर, जब तक वे झील में नहीं नहाते, तब तक कुछ पेय पदार्थों की कोई जरूरत नहीं है। किन म्यू रॉयल्टी पार्क के पास से गुजरे और उन्होंने देखा कि वहां बहुत से विद्वान एकत्रित थे तथा जयकारे लग रहे थे। किन म्यू ने दूर से देखा और विद्वान निवास के विद्वान भी दौड़े चले आ रहे थे। दिव्य कला निवास के कुछ दिव्य कला साधक भी थे जो राजसी उद्यान में इतनी भीड़ लगाए हुए थे कि वह अभेद्य लग रहा था। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और एक आकृति हवा में उड़ गई। उसका सिर नीचे की ओर गिर गया। एक आवाज चिल्लाई, एक और हार गया। किन म्यू सदमे से उछल पड़ा। जिसका सिर जमीन में धंसा था वह रॉयल्टी पार्क का एक राजकुमार था। राजकुमार तो राजा का बेटा था, फिर भला किसने इतनी बेरहमी से ऐसा किया? मैं इसका अनुभव करने के लिए यहां हूं। भीड़ में से एक लड़की की आवाज आई, जबकि किन म्यू पहले ही दूर जा चुका था। अचानक उसने एक और जोरदार धमाका सुना और हरे रंग की एक लड़की पीछे की ओर उड़ी और हॉल ऑफ हिडन लाइट की दीवार से टकरा गई, जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। बाहर सिर्फ एक जोड़ी पतली टांगें बची थीं। लगता है कोई राजकुमारी है। किन म्यू ने भीड़ की ओर देखा और मन ही मन सोचा, ये चालें थोड़ी परिचित हैं। चांसलर बाशान के युद्ध मंत्र प्रतीत होते हैं। चांसलर बाशान ने युद्ध मंत्रों के सर्वोच्च कौशल की स्थापना की और युद्ध तकनीकों को मंत्र दिव्य कलाओं के साथ मिला दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जो युद्ध तकनीकों या मंत्रों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इस स्थापना के कारण चांसलर बाशान संप्रदाय गुरु स्तर के प्रबल साधकों के समूह का हिस्सा बन गए। इस वर्तमान संसार में युद्ध मंत्रों के सर्वोच्च कौशल में उनकी उपलब्धियों को पार करने वाला कोई नहीं था। युद्ध मंत्र परम कौशल की एकमात्र कमजोरी यह थी कि यह युद्ध तकनीकों या मंत्रों जितना लचीला नहीं था। यही कारण था कि चांसलर बाशान संप्रदाय गुरु स्तर के एक मजबूत साधक बन जाने के बावजूद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। क्या यह सिस्टर युक्सियू हो सकती है? वह राजकुमारों और राजकुमारियों से क्यों लड़ रही है? ड्रैगन किलिन इतना भूखा था कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसका पेट सिकुड़ गया था। किन म्यू ने युद्ध देखने जाने की अपनी इच्छा दबा ली और जड़ी बूटियां खरीदने गोदाम की ओर चल पड़ा। गोदाम के औषध विक्रेता ने उसे जड़ी बूटियां दी। तभी उसने किन म्यू की पीठ के पीछे उस विशालकाय जीव को देखा और दंग रह गया। किन म्यू ने ड्रैगन किलिन को उसी रास्ते पर वापस लाया जहां से वे आए थे, तथा वापस आते समय जड़ी बूटियों की औषधीय ऊर्जा का विश्लेषण किया तथा स्कारलेट फायर स्पिरिट गोलियों की एक भट्ठी को परिष्कृत किया। ड्रैगन किलिन ने जल्दी से उसे खा लिया, लेकिन स्पिरिट की गोलियों की भट्टी से भी उसका पेट नहीं भरा। किन म्यू की ओर विनती भरी नजरों से देखते हुए किन म्यू गोलियों की एक और भट्टी को और परिष्कृत करके उस विशाल जीव की भूख मिटाने में ही कामयाब हो सका। ड्रैगन किलिन उत्साहित हो गया और मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब से तुम मुझे किसी भी चीज के लिए पा सकते हो, मैं लड़ने में बहुत अच्छा हूं। किन म्यू ने सिर हिलाया और रॉयल्टी पार्क की ओर चल दिया। हो लिंग ने व्यंग्य किया, तुम एक बैल से लड़ने की भी हिम्मत नहीं करते और फिर भी कहते हो कि तुम लड़ने में माहिर हो। ड्रैगन किलिन तुरंत उदास हो गया। रॉयल्टी पार्क के सामने अभी भी भारी भीड़ थी और वहां और भी ज्यादा लोग थे। उसने एक विद्वान को यह कहते सुना, क्या रॉयल्टी पार्क में अब भी कोई नहीं है जो उसे हरा सके? जब से 7वीं राजकुमारी बाहरी दुनिया का अनुभव करके वापस आई है, वह एक बदली हुई इंसान लगती है। उसकी क्षमताओं में तेजी से सुधार हुआ है। मंत्र और युद्ध तकनीकों को एक साथ मिलाकर और उसके ऊपर शाही परिवार की 9 ड्रैगन सम्राट तकनीक से 7वीं राजकुमारी मूल रूप से पूरे रॉयल्टी पार्क को साफ कर सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह विद्वानों के निवास और दिव्य कला निवास के द्वार को अवरुद्ध कर सकती है। मैं डिवाइन आर्ट्स रेजिडेंस के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन वह शायद स्कॉलर रेजिडेंस के लिए ऐसा नहीं कर सकती। आखिरकार स्कॉलर रेजिडेंस में शैतान है। यह सच है। हमें उस शैतान को देखे हुए 3 महीने हो गए हैं। वह बाहर ही मर गया होगा और आखिरकार स्कॉलर के निवास में एक बड़ी मुसीबत का खात्मा हो गया होगा। उस शैतान की क्षमताओं का यह मतलब नहीं है कि वह 7वीं राजकुमारी को हरा सकता है। रास्ते से हट जाओ, सब लोग रास्ते से हट जाओ। ज्यादातर विद्वानों को पीछे से आती हुई हलचल महसूस हुई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वे दंग रह गए जब उन्होंने एक विशालकाय प्राणी को देखा जो आधा अजगर और आधा किलिन था।
अपने शरीर से धक्का देकर सड़क रोक रहे विद्वानों को एक तरफ धकेल रहा था। कुछ विद्वान ऐसे भी थे जो इस अजगर किलिन के धक्का से अपना पैर खो बैठे और भीड़ से बाहर उड़ गए। इस विशालकाय जीव ने सबको धकेल दिया और रॉयल्टी पार्क के गेट की ओर रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ गया। सभी विद्वान ये दृश्य देखकर दंग रह गए और अवचेतन रूप से भयभीत हो गए। यहां तक कि रॉयल्टी पार्क में रहने वाले राजपरिवार के लोग, जो अधिक जानकार थे, इस विस्मयकारी ड्रैगन किलिन को देखने से खुद को नहीं रोक पाए और अपनी निगाहें हटाने में असमर्थ रहे। ड्रैगन किलिन ने अपने शरीर को हिलाया और अपने बालों को हिलाया, मुस्कुराने के लिए अपना सिर घुमाया। युवा स्वामी, इन नेत्रहीनों ने पहले ही आपके लिए रास्ता साफ कर दिया है। युवा स्वामी, इस तरफ। किन म्यू रॉयल्टी पार्क के गेट पर गए और फटकार लगाई, बहुत तेज तर्रार, बहुत तेज तर्रार। आप अगली बार ऐसा नहीं कर सकते। वरिष्ठ भाइयों, वरिष्ठ बहनों, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। हर किसी के चेहरे पर भाव जमे हुए थे। किन म्यू ने रॉयल्टी पार्क की ओर देखा और देखा कि लिंग युक्सियु राजकुमार मिन्यू से लड़ते हुए अपने पंचतत्वों के दिव्य खजाने को सील कर रही थी। राजकुमार मिन्यू भी चांसलर बाशान द्वारा चुने गए एक और विद्वान थे और कुछ ही चालों में राजकुमार मिन्यू लिंग युक्सियु की उस अद्भुत विस्फोटक शक्ति का सामना नहीं कर सके और उड़ गए। लिंग युक्सियु ने अपने 5 तत्वों के दिव्य खजाने को खोल दिया और 9 ड्रैगन उसके शरीर के चारों ओर कुंडली मार गए। वह वास्तव में बहादुर और दुर्जय दिख रही थी क्योंकि वह स्वास्थ्य और शक्ति के साथ चमक रही थी। किन म्यू ने मन ही मन कहा। लिंग युक्सियु ने रोलन के स्वर्ण महल की यात्रा का अनुभव प्राप्त करने के बाद उसकी साधना में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इन 3 महीनों में उसने अन्य विद्वानों के मुकाबले जबरदस्त बढ़त हासिल कर ली। ये स्पष्ट था कि रोलान के स्वर्ण महल के द्वार को अवरुद्ध करने के बाद उसने लगन से साधना की, 9 ड्रैगन सम्राट तकनीक को और भी अधिक गहराई से साधना की तथा अस्थिर आधार की अपनी कमजोरी को दूर किया। चांसलर बाशान की योग्यता के अनुसार शिक्षा इंपीरियल कॉलेज के निदेशकों की शिक्षा से अलग थी। उन्होंने लिंग युक्सियु की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करके उसे निखारा और अंततः उसे काफी तरक्की करने का मौका दिया। बहरहाल, किन म्यू ने राजसी पार्क को देखा, जिसे इस शाही राजकुमारी ने लगभग ध्वस्त कर दिया था। पता नहीं उसने इतना हिंसक होना किससे सीखा था। वह जो गाय चराता है। लिंग युक्सियु ने किन म्यू को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने रॉयल्टी पार्क के राजपरिवार की ओर हाथ हिलाया और मुस्कुराई। मैं आज के लिए रुकती हूं, हम किसी और दिन लड़ेंगे। बात खत्म होने के बाद वह किन म्यू की ओर चल पड़ी। किन म्यू ने प्रशंसा करते हुए कहा, बहन युक्सियु, मैंने आपको पिछले कुछ महीनों से नहीं देखा है और आप और भी अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। लिंग युक्सियु ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम इतने दिनों से कहां थे? तुमने मुझे बहुत चिंतित कर दिया था। उसने तुरंत कहा, चांसलर बाशान भी आपके बारे में बहुत चिंतित है। आपको नहीं पता, ग्रैंड चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है। नए ग्रैंड चांसलर चांसलर बाशान नहीं है और वह आदमी है जो बर्फ में बंद है, जिसे मैंने और लिटिल जनरल किन ने सर्जिंग रिवर ड्रैगन पैलेस से बचाया था। आदमी बर्फ में बंद। किन म्यू का दिल थोड़ा सा हिला। क्या यह गूल इनवान हो सकता है? लिंग युक्सियु ने देखा कि अभी भी एक विशाल भीड़ उन्हें देख रही थी और वह अभी भी शर्मिंदा थी, इसलिए उसने फुसफुसाते हुए कहा, यहां बहुत से लोग हैं, चलो मेरे कमरे में बात करते हैं। किन म्यू ने सिर हिलाया और उसके पीछे चल दिया। जैसे ही वे दोनों रॉयल्टी पार्क में पहुंचे, अचानक एक आकृति उनके सामने चमकी और एक सुंदर युवक गंभीर चेहरे के साथ प्रकट हुआ। सातवीं बहन, आप किसी पुरुष को किसी महिला के कमरे में कैसे जाने दे सकती हैं? चलो मेरे कमरे में चलते हैं। लिंग युक्सियु का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से हाँ कहा। लिंग युशु ने काले चेहरे के साथ कहा, विद्वान किन, कृपया। किन म्यू हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने पहले कहां इस शाही राजकुमार को नाराज किया था और उसने उसे ऐसे देखा जैसे उसे निगल जाना चाहता हो। वे रॉयल्टी पार्क में लिंग युशु के निवास पर पहुंचे और देखा कि इस जगह को धूप से भरे दक्षिणी बगीचे जैसा सजाया गया था, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। हालांकि नकली पहाड़ पहाड़ों जितने ऊंचे नहीं थे, फिर भी उनमें बहता पानी बह रहा था। हालांकि बगीचा जंगल जितना विशाल नहीं था, फिर भी यह एक शांत और एकांत जगह की ओर जाने वाला रास्ता था, जो स्कॉलर के निवास से कई गुना बेहतर था। यह स्थान एक छोटे से महल जैसा था और यहां महल की दासियां भी इधर उधर घूमकर विनम्रतापूर्वक उसकी सेवा कर रही थीं। ये महल की दासियां भी दिव्य कलाओं में पारंगत थीं, जो न केवल सुंदर थीं, बल्कि उनमें प्रबल क्षमताएं भी थीं। लिंग युशु उन्हें मंडप में ले गया जहां काफी सुंदर दृश्य और विशाल भूदृश्य था। महल की दासियां धूप बत्ती लेकर मंडप के पास रख रही थीं और धूप जलाने से सुगंध सर्पिलाकार रूप में ऊपर उठ रही थी। दूर से गुकिन की आवाज आ रही थी। गुकिन की आवाज बहुत धीमी थी और उसमें एक धीमी सी लय थी, मानो 2 बूढ़े धीरे धीरे शतरंज खेल रहे हों।
थोड़ी देर रुककर एक दो धुनें बजाकर लोगों के दिलों को आसानी से शांत कर रही हों। दूसरे राजकुमार का मन निश्चित रूप से बहुत परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण है, किन म्यू ने कहा। लिंग युशु के चेहरे पर नरमी छा गई और उसने कहा, मुझे अभी भी अपनी सातवीं बहन की महान दीवार की यात्रा के दौरान उसकी देखभाल करने के लिए शिक्षाविद किन का शुक्रिया अदा करना है। सातवीं बहन ने मुझे रोलन के स्वर्ण महल में हुई मुठभेड़ों के बारे में बताया है और मुझे पता है कि आपने मेरी बहन को कई बार बचाया है। युशु, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। लिंग युक्सियु मुस्कुराया, गाय का बच्चा बहुत शक्तिशाली है। मुझे लगा कि वह मर गया है और मैं रोलन के स्वर्ण महल के जादूगर के सामने रोया। लिंग युशु की आंखों के कोने फड़क गए। वह रो पड़ी। उसने पहले इस बारे में जिक्र नहीं किया था। कोई बात नहीं, ये तो बस सहपाठियों की दोस्ती है। मेरी यह बहन भी अपनी पाली हुई बिल्ली के मर जाने पर रोई थी, लिंग युशु ने मन ही मन सोचा। हमने मेरे चरवाहे के बुजुर्गों से भी मुलाकात की और बुजुर्गों ने मेरी समझदारी की प्रशंसा की और मुझसे प्रसन्न थे। लिंग युक्सियो मुस्कुराया। लिंग युशु की आंखों का कोना फिर झपका। क्या वह पहले ही बड़ों से मिल चुकी थी? सातवीं बहन ने भी इसका जिक्र नहीं किया। लिंग युक्सियो ने उत्साह से कहा, दूसरे भाई, चांसलर बाशान वास्तव में शक्तिशाली हैं। उनके द्वारा हमें बाहर लाने के बाद मेरी क्षमताओं में बहुत सुधार हुआ है। आपने भी ये देखा, यदि चांसलर बाशान मुझे और अधिक बाहर ला सकते हैं, तो आप भी मुझे नहीं हरा सकते। लिंग युशु ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में पूछताछ की है और चांसलर बाशान अगली बार जब बाहर जाएंगे तो अन्य आरक्षित विद्वानों को भी साथ लाएंगे। लिंग युक्सियु थोड़ा निराश था। लिंग युशु ने किन म्यू की ओर देखा और कहा, पिता ने गु लिनवान को ग्रैंड चांसलर नियुक्त किया था और मैंने सुना है कि गु लिनवान के साथ आपकी कुछ दुश्मनी है। गु लिनवान के ग्रैंड चांसलर बनने के बाद उन्होंने इंपीरियल कॉलेज के निदेशालयों से आपके बारे में भी पूछा। लिंग युक्सियु मुस्कुराया, मुझे उनकी दुश्मनी के बारे में पता है। गु लिनवान की जूनियर रक्षक तलवार को चरवाहे ने ठग लिया था, इसलिए वह थोड़ी नाराजगी रखता है। लिंग युशु ने कहा, शिक्षाविद किन के लिए यही बेहतर होगा कि वह जूनियर रक्षक तलवार गु लिनवान को लौटा दे। यह व्यक्ति शैतानी मार्ग से पैदा हुआ है और शैतानी मार्ग का एक ऐसा गुरु है जो आमतौर पर क्षुद्र होता है। पिता ने उसे महाकुलपति नियुक्त किया है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी सोच पिछले महाकुलपति से कहीं कमजोर है, इसलिए मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि वह आपके लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। मैं मध्यस्थ बनकर आपको उससे मिलकर आप दोनों के बीच की दुश्मनी सुझाने की इजाजत दे सकता हूं। मुझे लगता है कि वह मेरी खातिर इसे छोड़ देगा। किन म्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारे महान खंडहरों का नियम यह है कि धोखाधड़ी वाली चीजों को वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग युशु ने एक मुस्कान दी जो कि मुस्कान नहीं थी, लेकिन यह जगह महान खंडहर नहीं है। वह ग्रैंड चांसलर है और उसके लिए आपसे बदला लेना बहुत आसान है। किन म्यू ने कुछ सोचा और कहा, मैंने सुना है कि गु लिनवान ने कहा था कि वह युवराज का कनिष्ठ संरक्षक था। युवराज के कनिष्ठ संरक्षक का मतलब है कि जब युवराज युवा था तब उसे शिक्षक होना चाहिए था। क्या मैं सही हूं? दूसरे राजकुमार, क्या आपको लगता है कि गु लिनवान आपको सम्मान देगा? लिंग युशु का दिल थोड़ा कांप उठा। किन म्यू ने आगे कहा, दूसरे राजकुमार, अगर वह द्वेष दूर करने को तैयार है तो मेरे लिए उसे कनिष्ठ रक्षक तलवार लौटाकर महान खंडहर के नियमों को तोड़ना कोई समस्या नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर मैं उसे कनिष्ठ रक्षक तलवार लौटा भी दूं, तब भी वह न तो आपका सम्मान करेगा और न ही द्वेष दूर करेगा। इसके अलावा दूसरे राजकुमार, क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि वह आपको मुश्किल में डाल देगा? यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञापन पुनर्निर्मित चंचल भाव था क्योंकि किन म्यू उसकी चिंता के बारे में सही था। गु लिनवान युवराज के युवा काल में उनके गुरु थे। युवराज उनसे बड़े थे और युवराज के पद पर थे। अगर यह कहा जा सकता है कि एक राजघराने और एक आम आदमी के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है, तो यह भी कहा जा सकता है कि एक युवराज और एक शाही राजकुमार के बीच भी जमीन आसमान का अंतर होता है। गु लिनवान निश्चित रूप से उसे कोई सम्मान नहीं देगा और इसके विपरीत वह जानबूझकर उसके लिए परेशानी पैदा करेगा। अब वह निश्चित रूप से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मैं आपके और गु लिनवान के बीच के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लिंग युशु ने निर्णय लेते हुए कहा, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। गु लिनवान जिस तरह से चीजों को संभालते हैं वह पिछले ग्रैंड चांसलर जैसा नहीं है। उनके पास ठोस शिक्षा के दीर्घकालिक प्रभाव के लिए दिमाग की व्यापकता नहीं है। किन म्यू ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो। गु लिनवान मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा परेशानी खड़ी करेगा और हद से आगे जाने की हिम्मत नहीं करेगा। लिंग युशु के चेहरे पर अजीब सा भाव था। किन म्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर रहा था। उसे आत्मविश्वास कहां से आया? क्या वह और सातवीं बहन पहले से ही
उसके मन में एक बुरा विचार आया। अगर वह सम्राट का दामाद बन गया तो उसे गू लिनवान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग यूशु एक पल के लिए चुप रहा और बोला, मैं इंपीरियल कॉलेज छोड़कर अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए सीमा पर जाने की योजना बना रहा हूं। मैं रोमिंग कैवेलरी का जनरल हूं और मेरे पास एक आधिकारिक पद है। इसके अलावा मैं सेना का नेतृत्व करने की उम्र तक पहुंच गया हूं। हालांकि मुझे बस अपनी 7वीं बहन की चिंता है। किन म्यू ने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो दूसरे राजकुमार, मैं हूं। लिंग यूशु की आंखों के कोने फड़क गए जब उसने मन ही मन सोचा, यही तो मैं चिंतित हूं। किन म्यू ने विदाई देने के लिए उठने से पहले भाई बहनों से कुछ देर बातचीत की। मैं अभी अभी एक यात्रा से घर लौटा हूं और अभी तक अपना सामान नहीं रखा है। मुझे पहले स्कॉलर के निवास पर लौटना है। लिंग यूशु ने उसे रॉयल्टी पार्क से बाहर भेज दिया और एक पल के लिए चुप रहा। फिर लिंग यूक्सियू से कहा, शिक्षाविद किन की मानसिकता युवाओं जैसी नहीं है। वह चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से देखता है और निश्चित रूप से भविष्य में एक बहुत ही योगी व्यक्ति होगा। उसके पहले के शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। लिंग यूक्सियू जोर से हंस पड़ा और बोला, कौन कहता है कि वह वयस्क है? वह तो कुछ भी नहीं जानता और यहां तक कहता है कि मैं मोटा हूं। वह तो ये भी नहीं जानता कि आकर्षक शब्द कैसे कहें। लिंग यूशु ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं पिताजी को एक पत्र लिखने जा रहा हूं और इंपीरियल कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं अब और विद्वान नहीं रह सकता। अब जब गू लिनवान ग्रैंड चांसलर बन गए हैं तो वे शायद ही आपको अच्छी नजर से देखेंगे। अगर आप अब इंपीरियल कॉलेज में नहीं रह सकते तो आप मेरे साथ सीमा तक आ सकते हैं। लिंग यूक्सियू ने सिर हिलाया, चिंता मत करो दूसरे भाई, अगर मैं यहां और नहीं रुक सकती तो मैं तुम्हें सीमा पर जरूर ढूंढूंगी। हालांकि मैं अभी भी चांसलर बाशान के साथ साधना करना चाहती हूं। लिंग यूशु ने उसकी ओर देखा और वह ठीक से समझ गया कि वह क्या सोच रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका और केवल अपना सिर हिला सका। किन म्यू विद्वान के निवास पर लौट आया और विशाल ड्रैगन किलिन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लौटते समय विद्वान के निवास में मौजूद ज्यादातर विद्वान उन्हें ईर्ष्या से देख रहे थे। युन क्यू मुस्कुराते हुए आया और बोला, बहन फॉक्स, मैंने काफी पैसा कमा लिया है। क्या मैं अपने कपड़े वापस ले सकता हूं? हो लिंग ने सिक्कों की थैली ली और उसे दबाया, फिर सिर हिलाया, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए इसे लेकर आती हूं। युन क्यू आभार से भरा हुआ था। हो लिंग अपने कपड़े वापस लेने के लिए घर लौट आया और चिल्लाया, जिन लोगों पर मेरा पैसा बकाया है वे जल्दी से अपना पैसा निकाल लें और अपने ऋण पत्र को भुना लें। थोड़ी देर बाद कुछ विद्वान नाराजगी भरे भावों के साथ अपने ऋण पत्रों को भुनाने आए। हो लिंग बहुत संतुष्ट हुआ और बोला, अगली बार जब तुम युवा गुरु से पिटोगे तो मैं तुम्हें 20% की छूट दे सकता हूं। एक विद्वान ने अपना सिर हिलाया, शाही शिक्षाविद 6ठे दर्जे का अधिकारी है, उसे चुनौती देने की हिम्मत कौन करता है? हो लिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने अपना सिर घुमाकर किन म्यू से कहा, युवा स्वामी, हमने अपनी आय का स्रोत खो दिया है। हमारा पूरा भाग्य खत्म हो जाएगा और हम इस बड़े आदमी को और नहीं पाल सकते। ड्रैगन किलिन ने अपना सिर पीछे खींच लिया और बुदबुदाया, प्रत्येक दिन 1 लीटर स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स भी ठीक है, जब तक कि खाने के लिए कुछ हो। किन म्यू ने सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पाल सकता हूं। यह सही है, क्या तुम्हारे पास थोड़ी लार है? मुझे एक बोतल दो और मैं देखता हूं कि क्या मैं इसे पैसे के बदले में दे सकता हूं। हो लिंग एक जैड बोतल लेकर आया और ड्रैगन की लार की एक बोतल ली। किन म्यू ने बोतल संभाल कर रखी और उन्हें घर पर ही रहने का निर्देश दिया, जबकि वह सर्वोच्चोपचारक हॉल में गया। हॉल में कुछ पुराने शाही चिकित्सक नुस्खों पर शोध कर रहे थे और उसे देखकर सभी खुश हो गए। छोटा दिव्य चिकित्सक आखिरकार वापस आ गया है। आज आप कौन सी आत्मा की गोली बनाने की योजना बना रहे हैं? अगर वह बेहोशी की दवा या जहर है तो कृपया हमें पहले ही बता दें। किन म्यू ने इन शाही चिकित्सकों का अभिवादन किया और कहा, मैं एक दवा का परीक्षण करने के लिए शाही चिकित्सकों को ढूंढने आया हूं। ये कहने के बाद उसने एक छोटी जैड की बोतल निकाली। जब कुछ शाही चिकित्सकों ने इस छोटी सी जैड की बोतल को देखा तो उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। शाही चिकित्सक यू ने कांपती आवाज में पूछा, मैंने इस बोतल को पहचान लिया। क्या ये कोई और बेहोशी की दवा है? नहीं, ये रामबाण इलाज है। जब किन म्यू ने ऐसा कहा तो शाही चिकित्सक यू ने एक छोटा चाकू निकाला और शाही चिकित्सक डिंग की बांह पर वार करने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाया, जिससे ताजा खून बहने लगा। शाही चिकित्सक डिंग गुस्से से आग बबूला हो गया और लगभग फट ही पड़ा कि किन म्यू तेजी से आगे बढ़ा। उसने जैड की बोतल खोली और घाव पर थोड़ा सा ड्रैगन का लार लगाया और देखा कि घाव तुरंत भर गया और कुछ ही सांसों में अपनी मूल अवस्था में लौट आया और उस पर कोई निशान भी नहीं रहा।
कुछ शाही चिकित्सक आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत आगे इकट्ठा हो गए। शाही चिकित्सक यू ने पूछा, यह रामबाण औषधि कितनी चोटों को ठीक कर सकती है? क्या ये टूटे हुए अंगों को फिर से जोड़ सकती है? किन म्यू ने सिर हिलाया, हो सकता है। एक व्यक्ति की कमर कट गई थी और मैंने उसके शरीर को फिर से जोड़ने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया था, जिससे वह सामान्य हो गया। हालांकि यह दवा केवल एक सहारे के रूप में काम करती है। टैंडन और नसों को अभी भी मैन्युअल रूप से फिर से जोड़ना पड़ता है, जो किसी की तकनीक को परखता है। शाही चिकित्सक डिंग ने बगल में देखा और देखा कि शाही चिकित्सक यू ने अपना चाकू फिर से उठाया और तुरंत चिल्लाया, अगर तुमने मुझे काटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जहर दे दूंगा। शाही चिकित्सक यू ऐसा नहीं कर सके और हॉल से बाहर चले गए। कुछ देर बाद वे एक विद्वान को अंदर ले आए। सभी शाही चिकित्सकों ने तुरंत अपना सिर हिलाया और शाही चिकित्सक यू ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, बूढ़े यू, क्या तुम पागल हो? अगर तुम दवा का परीक्षण करना भी चाहो तो उसके अंग नहीं काट सकते। उस विद्वान ने यह सुना तो उसके पसीने छूट गए और वह तुरंत भाग गया। शाही चिकित्सक यू उसे वापस पकड़ना चाहता था, लेकिन दूसरे शाही चिकित्सकों ने उसे तुरंत रोक दिया। तुम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। विद्वान 8 स्तरीय अधिकारी होते हैं, अगर तुम उनके अंग काटोगे तो तुम पर मुकदमा चलेगा। ताओवादी लिंग युन के पास एक सारस है जिसने कुछ दिन पहले चांसलर बाशान की हरी गाय से लड़ाई की थी और हरी गाय ने उसका पैर तोड़ दिया था। तुम उस सारस को बुलाकर उसका पैर काटकर उसे वापस जोड़ सकते हो। शाही चिकित्सक आप फिर से बाहर गए और कुछ ही देर बाद सारस को वापस ले आए। शाही चिकित्सक क्व ने सारस की चोंच दबा दी, जिससे सारस अवर्णनीय रूप से भयभीत हो गया और संघर्ष करने में असमर्थ हो गया। शाही चिकित्सक आप ने चोटों का पीछा किया और उसका पैर काट दिया। कुछ शाही चिकित्सकों ने टूटी हुई हड्डियों को साफ किया और किन म्यू द्वारा इसका इलाज करने की प्रतीक्षा करने लगे। एक क्षण के बाद ताओवादी लिंग युन अंदर घुस आया और जब वह विस्फोट करने वाला था, तब उसने देखा कि किन म्यू ने मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को फिर से जोड़ने से पहले क्रेन की टूटी हुई हड्डियों को फिर से जोड़ा, जिससे अस्थि मज्जा साफ हो गई। ताओवादी लिंग युन ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और तब तक इंतजार किया जब तक कि किन म्यू ने पैर को फिर से जोड़ना समाप्त नहीं कर दिया। उसके बाद ही शाही चिकित्सकों ने अपना संयम ढीला किया। वह सारस तुरंत उठ खड़ी हुई और आश्चर्य से अपना पैर इधर उधर हिलाने लगी। उसने किन म्यू को अपनी ऊंची और स्पष्ट आवाज में, जो किसी छोटी बच्ची जैसी थी, सच्चे दिल से धन्यवाद दिया। किन म्यू ने एक नुस्खा लिखा और उसे ताओवादी लिंग युन को सौंप दिया। इस नुस्खे पर आधारित दवाइयां बनाओ और उसके घायल पैर को भिगोने के लिए थोड़ा पानी उबालें। यह नसों और चैनलों को उत्तेजित करने में मदद कर सकता है, किसी भी छिपे हुए नुकसान को दूर कर सकता है। ताओवादी लिंग युन ने अपने सारस को ठीक होते देखा और आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। उसने तुरंत दवा ली और मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया। आपने मुझे सम्राट के सामने हरा दिया और मेरे मन में पहले भी कुछ द्वेष था, अब मैं आपका आभारी भी हूं। किन म्यू मुस्कुराया, लड़ो मत, दोस्त मत बनाओ। ताओवादी लिंग युन को यह वाक्य थोड़ा अटपटा लगा और गलत परिस्थितियों में इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत अपनी क्रेन बुलाई और जड़ी बूटियां लेने के लिए गोदाम की ओर चल पड़ा। किन म्यू मुस्कुराया, शाही चिकित्सकों, इस औषधि की बोतल की कीमत कितनी है? आजकल मेरे पास पैसे की तंगी है। कुछ शाही चिकित्सक आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। शाही चिकित्सक यू ने कहा, छोटा दिव्य चिकित्सक बेचना चाहता है। इसका काफी मूल्य है। इस तरह की उपचार दवा युद्ध के मैदान पर सैनिकों के लिए किसी भी प्राकृतिक खजाने से भी अधिक कीमती है। मुझे लगता है कि ये 10,000 महान बहुतायत सिक्कों के लायक होगा। किन म्यू आश्चर्यचकित हो गया और बोला, क्या यह फैन युन श्याओ द्वारा लोगों को लूटने से भी तेज है? क्या? शाही चिकित्सक को समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा। ज्यादा कुछ नहीं। किन म्यू मुस्कुराया, मैं हर दिन एक बोतल को परिष्कृत कर सकता हूं और इसे 10,000 सोने के लिए हॉल ऑफ सुप्रीम हीलिंग में बेच सकता हूं। यह कैसे? शाही चिकित्सकों की आंखें चमक उठीं और वे एक दूसरे को देखने लगे। शाही चिकित्सक यू ने कहा, यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा। किन म्यू संतुष्ट होकर वहां से चला गया। कुछ शाही चिकित्सकों के गोरे सिर एक साथ इकट्ठे हो गए और शाही चिकित्सक क्वो ने कहा, हम अमीर हो रहे हैं। सभी शाही चिकित्सकों ने अपना सिर हिलाया, वे अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए। बूढ़ा यू अभी भी बुद्धिमान है। उपचार की दवा की यह छोटी सी बोतल केवल 10,000 सोने के बराबर नहीं है। हम इसे बेचकर आसानी से इसकी दोगुनी कीमत कमा सकते हैं। किन म्यू सुप्रीम हीलिंग हॉल से बाहर निकलकर स्कॉलर्स निवास की ओर लौटा। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, छोटे गंजे गधे, तुम्हारा खक्खारा स्टाफ कहाँ है? किन म्यू रुका और पीछे बैंगनी रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग को देखने लगा।
चेहरे पर मुस्कान लिए उसने झुककर कहा, छात्र, ग्रैंड चांसलर गू से मिलो। बैंगनी रंग के इस बुजुर्ग का नाम गू लिनवान था और उसके बैंगनी वस्त्र पर 9 राज चिन्ह कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने प्रथम श्रेणी के आधिकारिक वस्त्र उतारकर तृतीय श्रेणी के आधिकारिक वस्त्र पहन लिए हों। गू लिनवान ने एक हल्की सी मुस्कान दी और इत्मीनान से बोलते हुए उसकी ओर बढ़ी। जब तुमने मेरी जूनियर रक्षक तलवार को ठगा था, तो क्या तुमने सोचा था कि वह दिन आएगा जब तुम मेरे हाथ में आ जाओगे? किन म्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, ग्रैंड चांसलर ये क्यों कह रहे हैं? गू लिनवान ने घमंड भरी मुस्कान दी और अपना हाथ बढ़ाया। इसे सौंप दो। किन म्यू ने फिर से अपना सिर हिलाया। मैं कभी भी उन चीजों को वापस नहीं करता जो मैंने ठगी की थी। गू लिनवान ने एक भयंकर नजर डाली और किन म्यू बिल्कुल भी नहीं डरा। मैं अब 6ठे दर्जे का अधिकारी और शाही शिक्षाविद हूं जिसे स्वयं सम्राट ने नियुक्त किया था। महारानी डोग की बीमारी मेरे द्वारा ठीक की गई थी। यदि आपने मुझे छुआ तो सम्राट आपके पूरे परिवार को मार डालेंगे। धमाका। गू लिनवान के आसपास के शैतान क्यू में उथल पुथल मच गई और उसके पीछे 1000 फुट ऊंचा जानलेवा शैतान देवता बन गया। उस 1000 फुट के शैतान देवता ने आसपास की हवा को ठोस बना दिया और मानो अंतरिक्ष को भी विकृत कर दिया हो, जिससे वह शैतान जमीन को झुलसाते हुए दोपहर के तपते सूरज की तरह विकृत लग रहा था जो उसे घूर रहा था। किन म्यू मुस्कुराया और पूछा, क्या ग्रैंड चांसलर के पास अभी भी कुछ और है? गू लिनवान ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो मुझे खुद ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। इससे पहले कि किन म्यू कुछ कह पाती, गू लिनवान के पीछे से एक आवाज आई, यदि आपने मेरे कनिष्ठ भाई को छुआ तो सम्राट को आपके पूरे परिवार को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके पूरे परिवार को मार डालूंगा। गू लिनवान का शरीर मानो जड़ हो गया और उसे लगा जैसे उसकी गर्दन पर कोई अटूट चाकू रखा हो। वह हंसा और बोला, चांसलर बाशान, आप इस छोटे से गंजे गधे के लिए खड़े होना चाहते हैं? चांसलर बाशान छाती चौड़ी करके उसके पीछे खड़े थे और उनकी पीठ के पीछे उनके दोनों चाकू लगातार खड़खड़ा रहे थे। बिना किसी भाव के उन्होंने कहा, बूढ़े गू, आप 200 सालों से प्रकट नहीं हुए हैं। आपका मार्ग, कौशल और दिव्य कलाएं पहले ही पिछड़ चुकी हैं। क्या आपको मेरी कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है? गू लिनवान अचानक जोर से हंसा और उसका शरीर गायब हो गया। वह शैतानी क्यूई में बदल गया। दूर से आती आवाज में उसने मजाक किया, मुझे मार्गदर्शन दो। बस यहां तो स्वर्ग का चाकू था। किन म्यू ने पलटकर देखा और अचानक एक चाकू क्यूई हवा में टूटकर उस शैतान क्यूई का पीछा करता हुआ दिखाई दिया। चांसलर बाशान को हमेशा लड़ना पसंद है और शिकार देखकर उन्हें जरूर खुशी होती होगी। मुझे लगता है कि वह गू लिनवान से लड़ने वाले हैं। अफसोस की बात है कि मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूं। किन म्यू ने आह भरी और विद्वान के निवास की ओर लौट आया। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, उसने हो लिंग की आवाज सुनी, युवा स्वामी, हमारे यहां एक मेहमान आया है। किन म्यू ने दरवाजे से प्रवेश किया और जब उसने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने हाथों को पीठ के पीछे करके आंगन में इंतजार करते देखा तो वह दंग रह गया। शाश्वत शांति शाही उपदेशक। शाश्वत शांति शाही उपदेशक ने मुड़कर देखा और उसकी निगाह उस पर पड़ी। स्वर्गीय संत पंथ के पवित्र पंथ गुरु, किसने सोचा होगा कि वह हमारे इंपीरियल कॉलेज के पहले शाही शिक्षाविद हैं। कितना दिलचस्प है। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, आंगन में जाते हुए किन म्यू का मन बुरी तरह कांप उठा। शाही गुरु सिर्फ दिलचस्प बातें करने के लिए तो नहीं आए हैं। लिंगर, चाय देखो। हो लिंग ने तुरंत कहा, युवा स्वामी, हमारे घर में चाय नहीं है, आप चाय नहीं पीते। किन म्यू ने हंसते हुए कहा, भविष्य में चाय खरीदकर तैयार कर लेना। चूंकि हमारे पास चाय नहीं है, इसलिए सीटों का ध्यान रखना। स्कॉलर के निवास में केवल कुछ टूटे हुए स्टूल हैं, हमें कहां सीटें मिलेंगी? छोटी लोमड़ी ने बड़बड़ाते हुए कहा। किन म्यू थोड़ा असहज था। शाश्वत शांति शाही उपदेशक ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया, खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कर्ट मास्टर से बस कुछ शब्द कहूंगा और चला जाऊंगा। किन म्यू की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। शाश्वत शांति के सम्राट गुरु, दुनिया को विस्मित करने वाले देवताओं में सर्वोच्च पुरुष का यह रूप अत्यंत सुंदर नहीं कहा जा सकता था। वह देखने में तो साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अवर्णनीय आकर्षण था। यह ऐसा था कि जितना अधिक आप उन्हें देखते, आपकी आंखों में वह उतना ही अधिक रमणीय होता जाता। उसकी आंखें उसके शरीर पर सबसे ज्यादा उभरी हुई थीं। वे आंखें ज्ञान से भरी थीं और उनमें एक हल्की सी चमक थी, जो दुनिया की हर चीज पर नजर रखते हुए सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला ले रही थी। इस शाश्वत शांति सम्राट गुरु के प्रति किन म्यू की अनुकूल धारणा थी और वे इस अग्रणी के प्रति प्रशंसा से भर गए, जिसने पुरानी परंपराओं से अलग हटकर काम किया।
शाश्वत शांति साम्राज्य आज जो है, उसके लिए शाश्वत शांति शाही उपदेशक का सम्राट से भी अधिक योगदान है। सेना और सरकार में सुधार करने, संप्रदायों के दृष्टिकोण को तोड़ने, प्राथमिक विद्यालयों, कॉलेजों और इंपीरियल कॉलेज की स्थापना करके 3 बड़े संप्रदायों के बीच की बाधा को तोड़ने, विद्वानों के लिए एक संस्थान स्थापित करने के लिए सुधार का प्रभार लेते हुए इस शाश्वत शांति इंपीरियल प्रीसेप्टर ने इस पीढ़ी को असाधारण रूप से अद्भुत बना दिया है। यद्यपि वह उनकी प्रशंसा करता था, फिर भी किन म्यू के मन में इस शाश्वत शांति शाही गुरु के प्रति आलोचना और नाराजगी थी। शाश्वत शांति शाही उपदेशक न केवल स्वर्ग द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया था, बल्कि वह निर्दयी भी था। उन्होंने ग्रेट रूइंस पर एक दंडात्मक अभियान भेजा और यद्यपि कठिनाइयों का सामना करते हुए वे पीछे हट गए, इसका मतलब यह नहीं था कि अगली बार वे ऐसा नहीं करेंगे। उसने सशस्त्र बल से सभी देशों का दमन किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। अपने विरोधियों को उखाड़ फेंकने के लिए उसने खुद को गंभीर रूप से घायल होने का नाटक किया ताकि उन संप्रदायों को भड़काया जा सके जिन्होंने पहले ही विद्रोह के लिए अपनी निष्ठा स्वीकार कर ली थी, जिससे लोगों की स्थिति भयावह हो गई। यह कोई आदर्श व्यक्ति नहीं था। शुरू से आखिर तक किन म्यू समझ नहीं पाया कि यह आदमी क्या हासिल करना चाहता था। उसकी सोच विशाल थी और वह पूरी दुनिया के लिए सहिष्णुता दिखा सकता था, फिर भी उसे दूसरे देशों को खत्म करना पड़ा और ग्रेट रूइंस पर आक्रमण करना पड़ा ताकि शाश्वत शांति साम्राज्य के लिए और जमीन हासिल कर सके। स्पष्टतः उनमें सत्ता की कोई लालसा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए रक्तपात करने में भी संकोच नहीं किया। किन म्यू के लिए शाश्वत शांति के शाही गुरु एक विरोधाभास की तरह थे। यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था कि वे क्या सोच रहे थे। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक भी उसे परख रहे थे और एक क्षण बाद उन्होंने कोमल स्वर में कहा, पवित्र पंथ के गुरु या स्वर्गीय संत पंथ अप्रत्याशित रूप से युवा है। मुझे भी तब आश्चर्य हुआ जब मुझे यह समाचार मिला कि पवित्र पंथ के गुरु वास्तव में हमारे इंपीरियल कॉलेज के शाही शिक्षाविद हैं। मुझे देखकर आपको आश्चर्य नहीं हुआ? किन म्यू ने कहा, स्वर्गीय संत पंथ सभी को शिक्षा प्रदान करता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसलिए यह स्वाभाविक है कि शाही उपदेशक कुछ लोगों को स्वर्गीय संत पंथ के उच्च अधिकारियों में शामिल कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं है कि शाही उपदेशक इतनी जल्दी मेरी पहचान का पता लगा सकते हैं। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने सिर हिलाया। स्वर्गीय संत पंथ के पवित्र पंथ गुरु में ऐसी ही बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन मुझे देखकर तुम घबराए कैसे नहीं? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें मारने आया हूं? यदि इंपीरियल प्रीसेप्टर मुझे मारना चाहता है, तो मेरे घबराने पर भी कोई फायदा नहीं है। किन म्यू ने कहा, यदि आप मुझे नहीं मारेंगे तो स्वर्गीय संत पंथ विद्रोह नहीं करेगा। यदि आप मुझे मार देंगे तो स्वर्गीय संत पंथ विद्रोह कर देगा। मेरा जीवन स्वर्गीय संत पंथ जितना मूल्यवान नहीं है, इसलिए शाही गुरु को मुझे मारने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक मुस्कुराए, इतना यकीन मत करो। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम अति आत्मविश्वासी हो गए तो तुम्हारा अनुमान गलत भी हो सकता है। खैर, तुमने तो मेरा दिल छू लिया था। तुमने कहा था कि स्वर्गीय संत पंथ विद्रोह नहीं करेगा। क्या तुम मुझे इसकी वजह बता सकते हो? किन म्यू ने कहा, हमारा दर्शन एक जैसा है, इसलिए विद्रोह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शाश्वत शांति शाही उपदेशक ने कहा, मैंने सुना है कि पंथ गुरु बनने के बाद आपने जो पहला काम किया था, वह था 361वें हॉल की स्थापना, स्कूल हॉल की स्थापना। किन म्यू ने अपना सिर हिलाया। मैं स्वर्गीय संत पंथ में सुधार करने के लिए शाही उपदेशक का अनुकरण कर रहा हूं। स्वर्गीय संत पंथ मूलतः एक साम्राज्य था जिसे एक संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। यदि आप मेरा अनुकरण करते हैं और स्वर्गीय संत पंथ का सुधार करते हैं, तो क्या यह मेरी शाश्वत शांति में साम्राज्य के भीतर साम्राज्य नहीं बन जाएगा? शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने पूछा, यदि यह शांति के समय होता तो आप लोग निश्चित रूप से विद्रोह नहीं करते, लेकिन यदि विश्व अराजकता में है तो आप लोग इस अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाते और रूढ़िवादी के रूप में आगे क्यों नहीं बढ़ते? अशांति के इस दौर में स्वर्गीय संत पंथ ने विद्रोह क्यों नहीं किया? इसका कारण यह नहीं है कि हम रूढ़िवादी के रूप में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि वर्तमान शाश्वत शांति साम्राज्य एक बड़े पैमाने पर स्वर्गीय संत पंथ है। किन म्यू मुस्कुराया, हमें खुद विद्रोह क्यों करना है? ऐसी स्थिति में आप लोग विद्रोह कब करेंगे? शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने दिलचस्पी दिखाई और पूछा। किन म्यू ने गंभीरता से कहा, जब शाही गुरु के लिए स्वर्गीय संत पंथ के दर्शन को धोखा देने और संत के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने का समय आएगा, तो वह समय होगा जब शाश्वत शांति साम्राज्य अब स्वर्गीय संत पंथ नहीं रहेगा और मेरा स्वर्गीय संत पंथ निश्चित रूप से विद्रोह करेगा। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने उसे एक नजर देखा और कहा,
तुम्हारे पास कितनी बड़ी हिम्मत है। किन म्यू ने कहा, यह कोई बड़ी हिम्मत नहीं है, मुझे सच बताना होगा क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो शाही गुरु को पता चल जाएगा। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक धीरे धीरे आंगन में कुएं के पास गए और न तो बहुत तेज और न ही बहुत धीमी गति से बोले, तुम महान खंडहरों से आए हो और स्वर्गीय संत पंथ में तुम्हारा कोई आधार नहीं है। मैंने मूल रूप से तुम्हें नियंत्रित करने और स्वर्गीय संत पंथ में स्थापित होने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति उधार देने की योजना बनाई थी। हालांकि अब मेरे मन में यह विचार नहीं है। किन म्यू उसके पास गया और शाश्वत शांति सम्राट गुरु को बोलते सुना, तुम्हारे जैसे लोग खतरनाक होते हैं। जिनके अपने विचार होते हैं वे आमतौर पर बहुत खतरनाक होते हैं और लोगों को सिरदर्द देते हैं क्योंकि उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। किसी व्यक्ति को समझाना सबसे ज्यादा मेहनत का काम है और उसे मार डालना ही बेहतर होगा। किसी पंथ को समझाना और भी ज्यादा मेहनत का काम है और उसे मिटा देना ही बेहतर होगा। चाहे वह दाव संप्रदाय हो या महान वज्रपात मठ, उनके अपने दर्शन होते हैं और उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। स्वर्गीय संत पंथ के लिए भी यही बात लागू होती है। वह एक क्षण के लिए चुप रहे और बोले, सौभाग्य से स्वर्गीय संत पंथ का दर्शन और शाश्वत शांति साम्राज्य का दर्शन परस्पर विरोधी नहीं है। किन म्यू उत्सुक था, शाही गुरु अभी स्वर्गीय संत पंथ को नहीं छुएंगे तो दाव संप्रदाय और महान थंडरक्लैप मठ का क्या होगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे क्या करते हैं। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने गंभीरता से कहा, देखते हैं कि क्या वे ज्ञान ही कर्म है और कर्म ही ज्ञान है की बात को साकार कर पाते हैं। अगर वे अपने विचारों को कार्यान्वित कर सकें और ज्ञान ही कर्म है और कर्म ही ज्ञान है की बात को साकार कर सकें तो मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो उनके लिए जीवित रहना मुश्किल नहीं है। किन म्यू का दिल थोड़ा कांप उठा और उसने पूछा, तो फिर शाही गुरु का दर्शन क्या है। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने अपना सिर हिलाया, मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहता हूं उस पर ध्यान मत दो, मैं जो करता हूं उस पर ध्यान दो। मेरा दर्शन मेरे कर्मों में है, यही है। ज्ञान ही कर्म है और कर्म ही ज्ञान है। युवा पवित्र पंथ गुरु, तुम्हें अभी लंबा सफर तय करना है। किन म्यू अभी भी इस व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा था। किन म्यू अपनी वर्तमान अवस्था में शाश्वत शांति सम्राट गुरु जैसे लोगों के साथ दर्शनशास्त्र पर बहस नहीं कर सकते थे। शाश्वत शांति सम्राट गुरु की दृष्टि बहुत ऊंची थी। उनका ज्ञान बहुत विशाल और बहुत चतुर था। मार्गों, कौशलों और दिव्य कलाओं की उनकी समझ इस स्तर तक पहुंच चुकी थी कि लोग केवल उन्हीं की ओर देखते थे। किन म्यू अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचे थे। वह शाश्वत शांति शाही गुरु के विचार को समझ नहीं पा रहा था और यह नहीं जानता था कि वह मित्र होगा या शत्रु। हालांकि अभी तक किन म्यू को पवित्र पंथ गुरु के रूप में स्वर्गीय शैतान पंथ के भविष्य की योजना बनानी थी। जहां तक शाश्वत शांति साम्राज्य में आंतरिक कलह का प्रश्न है, हमारा स्वर्गीय संत पंथ शाही गुरु का पूर्ण समर्थन करेगा। किन म्यू ने ध्यानपूर्वक अपने शब्दों को व्यक्त करने का एक तरीका सोचा। हालांकि मुझे शाही उपदेशक से एक वादा चाहिए। विद्रोह को दबाने के बाद क्या शाही उपदेशक हमारे पंथ को खत्म कर देंगे और पुलों को जला देंगे। शाश्वत शांति शाही उपदेशक ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं नहीं करूंगा। किन म्यू ने जिज्ञासा व्यक्त की। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने इत्मीनान से कहा, मुझे प्रोत्साहन की जरूरत है। स्वर्गीय शैतान पंथ छोड़ने का मतलब है कि मैं अपने सिर पर एक तलवार लटकाए हुए हूं, जो मुझे प्रोत्साहित करेगी और चेतावनी देगी कि मैं कोई गलती नहीं कर सकता। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं बहुत ताकतवर हूं, अगर मैंने कोई गलती भी की है, तो लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जो मुझे तब मार सके जब मैं अपना दांव हृदय खो दूं। स्वर्गीय संत पंथ बहुत अच्छा है। अगर मैं आपके दर्शन के विरुद्ध जाऊंगा तो मैं आपके द्वारा मुझे मार दिए जाने का इंतजार करूंगा। किन म्यू थोड़ा डर गया। शाश्वत शांति शाही उपदेशक एक कदम आगे बढ़ा और चला गया। किन म्यू ने एक धुंधली सांस छोड़ी और महसूस किया कि उसके बाल लगभग फटने वाले हैं। उसके मन में केवल एक ही विचार था, शाश्वत शांति शाही उपदेशक कोई मानव नहीं है, अमानवीय। जब तक वह मनुष्य है, उसकी 7 भावनात्मक अवस्थाएं और 6 इच्छाएं होंगी और उसमें स्वार्थ के विचार होंगे। फिर भी शाश्वत शांति के शाही उपदेशक में 7 भावनात्मक अवस्थाएं, 6 इच्छाएं और स्वार्थ के विचार बिल्कुल नहीं थे। इन चीजों के बिना वह मनुष्य ही नहीं था, या शायद उन्हें संत कहा जा सकता है। क्या शाश्वत शांति शाही उपदेशक एक संत हो सकते हैं? उसने खुद को संभाला और अपने मन में उठ रहे विचारों को दूर भगाया। तभी ड्रैगन किलिन ने धीमी और दबी हुई आवाज में कहा, यह व्यक्ति बहुत भयानक है। वह यहां खड़ा था और मैं उसे देख सकता था,
लेकिन उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। किन म्यू थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने शाश्वत शांति के शाही गुरु को देखने के लिए हरी स्वर्ग की आंखों का इस्तेमाल नहीं किया और एक मौका गंवा दिया। एक बार उसने स्वर्गीय आंखों से ग्राम प्रधान को देखा था और उसे एक भव्य और प्रभावशाली देवता दिखाई दिया था जिसका शरीर अक्षुण्ण था। अगर वह शाश्वत शांति के शाही उपदेशक को देखता तो उसे क्या दिखाई देता? विद्वान के निवास के बाहर किन फेयू झुककर प्रतीक्षा कर रहा था। तभी शाश्वत शांति शाही उपदेशक वहां आए और बोले, चलो वापस लौटते हैं। किन फेयू ने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और जब वे चल रहे थे, शाश्वत शांति शाही उपदेशक ने अचानक कहा, ग्रैंड चांसलर का निर्णय अच्छा है। किन फेयू मुस्कुराया, गुलिनवान बुरा नहीं हो सकता है, लेकिन 200 साल तक बर्फ में बंद रहने और आगे न बढ़ने के बाद मुझे डर है कि वह समय से पीछे हो सकता है। मेरा मतलब दूसरे ग्रैंड चांसलर से था। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने अपना सिर पीछे घुमाया और कहा, उसने जो उत्तराधिकारी चुना है वह बहुत अच्छा है और उसमें अपार संभावनाएं हैं। हालांकि वह बिल्कुल मेरे जैसा है और उसे देखकर मैं थोड़ा असहज हो गया क्योंकि मैं उसे मार डालने के बारे में सोचता रहा। किन फेयू को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक आगे बढ़ते हुए बुदबुदाते हुए बोले, मुझे आईने में देखना बिल्कुल पसंद नहीं। आईने में दिखने वाला मैं कभी भी अपने आदर्शों में दिखने वाले मैं जितना परिपूर्ण नहीं होता। विद्वान के निवास में किन म्यू आखिरकार निश्चिंत हो सका। उसकी एकता तकनीक कभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई थी और उसे अपने हृदय को शांत करके उसे ध्यानपूर्वक समझना था और जितना हो सके उसे सिद्ध करना था। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने उन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। जो व्यक्ति अपने आदर्शों के लिए संघर्ष करता है वह हमेशा एक ऐसा आकर्षण देता है जिससे लोग हृदय की गहराइयों से उसकी प्रशंसा करते हैं। जहां तक शाश्वत शांति के शाही उपदेशक का यह कहना था कि स्वर्गीय शैतान पंथ छोड़ने का मतलब है अपने सिर पर तलवार लटकाए रखना, इस चरण को प्राप्त करना बहुत कठिन था। पूरे स्वर्गीय शैतान पंथ की संयुक्त शक्ति के साथ भी वे इस चरण को प्राप्त नहीं कर सकते थे। चूंकि शाही उपदेशक इतने वीर हैं, इसलिए हमें उनकी इच्छा पूरी करनी होगी। किन म्यू ने अपनी तकनीक का अभ्यास किया और धीरे धीरे आंगन में टहलते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक के आधार पर बनाई गई एकता तकनीक को विस्तार से समझा और उसे व्यवस्थित किया। उन्होंने समय समय पर संदर्भ के लिए महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतानी शास्त्र भी निकाले। काफी देर बाद किन म्यू ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसकी गति अचानक बढ़ गई। वह पूरे पहाड़ पर बेतहाशा दौड़ा और उसने जो एकता तकनीक समझी थी उसका अभ्यास किया। उसका शरीर टिमटिमाती रोशनी और गुजरती परछाइयों की तरह पहाड़ पर आगे पीछे घूम रहा था। हालांकि किन म्यू तेज गति से दौड़ रहा था, फिर भी उसका दिमाग लगातार सोच रहा था और अभूतपूर्व रूप से सक्रिय हो रहा था। हालांकि उनकी ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन शाश्वत शांति सम्राट गुरु से इस मुलाकात ने उसके दिमाग को एक उत्तेजित अवस्था में पहुंचा दिया था। किसी बेजोड़ प्रतिभा से मिलना स्वयं को उत्साहित करेगा, स्वयं पर दबाव डालेगा और स्वयं को ऊपर उठाएगा। हालांकि यह शाश्वत शांति के शाही गुरु से एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन किन म्यू के लिए इसका एक असाधारण महत्व था। इस महान हस्ती के सामने खड़े होने के लिए ही उसे अपार साहस की आवश्यकता होगी और उससे बात करते समय उसे अपनी सारी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। बुद्धिमान लोगों के साथ बातचीत करने से वह स्वयं को ज्ञान से भर लेगा और यदि वह साधारण लोगों के साथ संगति करेगा तो वे भी साधारण हो जाएंगे। किन म्यू ने इस अवसर का उपयोग किया जहां वह शाही गुरु के साथ बातचीत कर रहे थे ताकि उनकी बुद्धि अपने शीर्ष स्तर पर रहे, और इस अवसर का उपयोग उन्होंने एकता तकनीक को पूर्ण करने के लिए किया। अचानक उसके कदम धीमे हो गए और उसकी प्राण शक्ति नई और उन्नत अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक के माध्यम से प्रवाहित होने लगी। वर्तमान अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक वह एकता तकनीक थी जिसे उसने सिद्ध किया था, जिसमें महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतान शास्त्रों की अनेक तकनीकों के गुण समाहित थे। मूल अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक में कोई विशेषता नहीं थी और इसका उपयोग केवल अन्य तकनीकों और कौशलों को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता था। इसकी शक्ति की तुलना उन तकनीकों से नहीं की जा सकती थी जो अपनी दिव्य कलाओं के साथ आती थीं। उदाहरण के लिए थंडरक्लैप 8 स्ट्राइक्स के लिए रुलाई के महायान सूत्र की पूरी शक्ति का उपयोग आवश्यक है। मूविंग रेन के रहस्यों के लिए ब्लैक टॉर्टाइज वाटर कंट्रोल तकनीक की आवश्यकता होती है। रोलिंग थंडर एंड फ्लेम्स के रहस्यों के लिए वर्मिलियन बर्ड फायर कंट्रोल तकनीक में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है, तभी थंडर और लपटों की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो सकती है। इस बीच ओवरलॉर्ड बॉडी थरी एलिक्सर तकनीक एक तकनीक थी और इसमें मंत्र या दिव्य कलाएं शामिल नहीं थीं। इस बार एकता तकनीक को समझते हुए किन म्यू ने चट्टान पर लकड़हारे की शिक्षा को समझने के लिए अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक को आधार बनाया था।
उसने अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक से सभी प्रकार की विशेषताएं जगाई ताकि वह सभी प्रकार के कौशलों की शक्ति को उजागर कर सके। ओवरलॉर्ड बॉडी थरी एलिक्सिर तकनीक में कोई विशेषता नहीं थी, इसलिए इसका इस्तेमाल शरीर को निखारने के लिए नहीं किया जा सकता था। इसके साथ कोई दिव्य कला भी नहीं थी, इसलिए यह शक्तिशाली हमलों में नहीं बदल सकती थी। हालांकि इस बार एकता तकनीक को समझकर किन म्यू ने अंततः इस कठिन समस्या को हल कर लिया था, और अब अधिपति देह 3 अमृत तकनीक और भी व्यापक हो गई थी। उनके द्वारा सुधारी गई अधिपति देह 3 अमृत तकनीक का उपयोग करके मंत्र, तलवारबाजी, युद्ध तकनीकें उन्हें निष्पादित करने के लिए सुसंगत तकनीक का उपयोग करने से कमजोर नहीं थीं। यह महान शैक्षिकी स्वर्गीय शैतान शास्त्रों की तथाकथित एकता तकनीक थी। स्वर्गीय शैतान पंथ के प्रत्येक पंथ गुरु की अपनी अनूठी एकता तकनीक थी और युवा कुलपति का मूल उद्देश्य किन म्यू को एकता तकनीक और अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक को समझने के बाद दोनों को एक साथ साधना सिखाना था। हालांकि यह तकनीक धीमी हो सकती थी, फिर भी वह दोनों तकनीकों के लाभ एक साथ प्राप्त कर सकता था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि किन म्यू महान शैक्षिकी स्वर्गीय शैतान शास्त्रों की नींव से निर्मित तकनीक को समझने के बजाय सीधे ओवरलॉर्ड बॉडी थरी एलिक्सिर तकनीक पर सुधार करेंगे। किन म्यू को समझ नहीं आ रहा था कि यह अच्छा है या बुरा, या यह सही फैसला था भी या नहीं। बचपन से ही उसने अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक की साधना की थी और इस तकनीक से पूरी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने अवचेतन रूप से अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक को एकता तकनीक में बदल दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने शरीर शोधन, मंत्र और युद्ध तकनीकों पर ओवरलॉर्ड बॉडी थरी एलिक्सिर तकनीक की अपर्याप्तता को हल कर लिया था। उन्होंने उन्नत अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक का प्रयोग किया और अब अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक में 9 परिवर्तन 3 स्थितियां रहस्य तकनीक, महान शैक्षिकी स्वर्गीय शैतान शास्त्रों की शरीर शोधन तकनीक का समावेश हो गया था। यह तकनीक महान शैक्षिकी स्वर्गीय शैतान शास्त्रों में एक सर्वोच्च शरीर शोधन तकनीक थी। किन म्यू को युद्ध तकनीक स्कूल की शारीरिक शोधन तकनीकों से लंबे समय से ईर्ष्या थी। हालांकि ओल्ड माँ, बुचर और क्रिप्पल ने उसे इस क्षेत्र की तकनीकें नहीं सिखाई थीं, इसलिए वह इसे केवल महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतान शास्त्रों से ही प्राप्त कर सका। जैसे ही किन म्यू ने इस तकनीक का अभ्यास किया, उसे तुरंत ही उन्नत अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक के असाधारण प्रभाव महसूस हुए। उसकी प्राणशक्ति तेजी से प्रवाहित हो रही थी और उसकी त्वचा, मांसपेशियों, स्नायुबंधन, बालों और अस्थि मज्जा में व्याप्त हो रही थी। अतीत में उनकी ओवरलॉर्ड बॉडी थरी एलिक्सिर तकनीक से उनके शरीर में रक्त संचार का मार्ग सरल था और अब उनकी ओवरलॉर्ड बॉडी थरी एलिक्सिर तकनीक उनके शरीर के सभी भागों में पहुंच गई है। उसके शरीर को परिष्कृत करने के अलावा नई ओवरलॉर्ड बॉडी थरी एलिक्सिर तकनीक उसकी आत्मा, उसकी क्यूई को भी परिष्कृत करती है, जो अत्यंत श्रेष्ठ है। किन म्यू धीरे धीरे धीमे चलने लगे और धीरे धीरे रुक गए। उन्होंने अपनी तकनीक में कमियों को बारीकी से समझा और उनमें सुधार किया। उनकी यूनिटी तकनीक की मूल संरचना पहले ही निर्धारित कर ली गई थी और केवल छोटी छोटी बातों का ही अभाव था। शरीर और आत्मा के परिष्कार में उसकी बहुत कमी थी। अब उसे बस यही लग रहा था कि उसका शरीर एक सूखी जमीन है जिस पर पिछले 6 महीने से बारिश नहीं हुई है और जो इस समय बारिश के पानी की सारी नमी और पोषक तत्वों को बेतहाशा सोख रही है। महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतान शास्त्रों के 9 परिवर्तन 3 स्थितियां प्राण क्यूई और भौतिक शरीर के 9 परिवर्तन और शरीर में हड्डियों की 3 स्थितियां थीं। पहली स्थिति हड्डियों का अविभाज्य रूप से निकट होना, दूसरी स्थिति लोहे जैसा शरीर और तीसरी स्थिति पहाड़ जैसा शरीर था। अब वह केवल प्रथम परिवर्तन और प्रथम अवस्था के चरण पर था। अनजाने में आधा दिन बीत गया और किन म्यू धीरे धीरे फ्लो ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स पहुंच गया। फ्लो ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स के सामने से एक सचिव संयोग से गुजरा और उसे एक नजर देखा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह चिल्लाया, शिक्षाविद किन, बेहतर होगा कि आप स्वस्थ हो जाएं, वरना आप ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। किन म्यू हक्का बक्का रह गया और उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। अचानक तेज हवा चली और उसे चक्कर आने लगा और वह गिर पड़ा। बकवास। किन म्यू हैरान रह गया और उसने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा लिए। अपनी क्षीण भुजाओं को देखते हुए उसने अपना चेहरा छुआ और सिर्फ अपनी पतली त्वचा को महसूस कर पाया जो उसके गालों से चिपकी हुई थी। जो कपड़े पहले बहुत फिट बैठते थे, वे अब थोड़े ढीले हो गए थे। तभी उसे ध्यान आया कि 4 घंटे में वह कितना दुबला पतला हो गया है, मानो कोई लकड़ी से बना हो। इतना ही नहीं, उसका भौतिक शरीर भी थक गया था। इसके अलावा जैसे ही उन्होंने ओवरलॉर्ड बॉडी थरी एलिक्सिर तकनीक को क्रियान्वित किया, इस तरह की थकावट की गति तेजी से बढ़ गई। जब उसके भौतिक शरीर की ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी।
उसने केवल अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक को निखारने और शरीर शोधन तथा आत्मा शोधन के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया और अब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से थक चुका है। नई अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक में एक गंभीर छिपा हुआ खतरा है। साधना की गति बहुत तेज है और मैं भूल गया हूं कि शरीर शोधन में मेरे अपने शरीर की ऊर्जा का उपयोग होता है। जब मेरे शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो यह मेरे शरीर पर अत्यधिक भारी बोझ डालेगी। वह पहले से ही पंचतत्व क्षेत्र में था और उसकी साधना सघन थी। तथापि अपने शरीर और आत्मा को परिष्कृत करने के लिए नई अधिपति शरीर 3 अमृत तकनीक की साधना करते हुए उसके शरीर में ऊर्जा 4 घंटे भी नहीं टिक सकी। किन म्यू ने तुरंत ओवरलॉर्ड बॉडी थरी एलिक्सिर तकनीक का अभ्यास बंद कर दिया और अपने मन को शांत किया। उसका मन बेतहाशा काम कर रहा था और वह अपने शरीर के लिए दवा बनाने के बारे में सोच रहा था और स्कॉलर के निवास की ओर दौड़ पड़ा। किन म्यू पैसे लेने के लिए अपने कमरे में भागा और फिर इंपीरियल कॉलेज की ओर भाग गया, जिससे छोटी लोमड़ी और ड्रैगन क्विलिन भ्रमित होकर पीछे रह गए। उसने गोदाम से जड़ी बूटियां खरीदी और अपने घर लौटने का समय न होने के कारण रास्ते में ही दवा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसने अपनी अद्भुत हस्तकला का प्रदर्शन किया और दवा को परिष्कृत करते हुए लोगों की आंखें चौंधिया दी। स्कॉलर के घर पहुंचने से पहले ही वह गोलियों की एक भट्टी को परिष्कृत करने में सफल हो गया था। जब ये आत्मा की गोलियां समाप्त हो गईं, तो वास्तव में एक धीमी बुद्ध की आवाज आई, जैसे कि प्रत्येक गोली में एक बुद्ध अपनी प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही ये स्पिरिट गोलियां खत्म हुईं, किन म्यू ने गोलियों को एक के बाद एक चूसने के लिए अपना मुंह खोल दिया। वह औषधीय ऊर्जा को उत्प्रेरित करते हुए अपने आंगन की ओर दौड़ा और जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे अचानक चक्कर आने लगा और वह आंगन में गिर पड़ा। हु लिंग चिल्लाई और तुरंत ऊपर चढ़ गई। किन म्यू को तभी चैन आया जब उसने हु लिंग को अपने पास देखा, फिर बेहोश हो गई। मुझे औषधीय ऊर्जा उत्प्रेरित करने में मदद करो। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह बेहोश हो गया। जब क्वोन म्यू बेहोशी की हालत में उठा तो उसने महसूस किया कि उसके पेट में मौजूद स्पिरिट गोलियों की औषधीय ऊर्जा पहले ही उत्प्रेरित हो चुकी थी और एक तपती हुई भट्टी की तरह उसके 4 अंगों और 100 हड्डियों की ओर गर्म प्रवाह प्रवाहित कर रही थी। तभी उसने राहत की सांस ली और उस डर का एहसास हुआ जो अभी भी बाकी था। संयुक्त अधिपति शरीर 3 अमृत अच्छा तो था, लेकिन बेहद खतरनाक भी। अगर उसने होश में रहते हुए स्पिरिट गोलियों को उपचार के रूप में परिष्कृत करने का मौका नहीं लिया होता तो परिणाम अकल्पनीय होते और शायद उसकी मौत हो जाती। यदि मैं अपने शरीर और आत्मा को ओवरलॉर्ड बॉडी थरी एलिक्सिर तकनीक से परिष्कृत करते समय अपने शरीर द्वारा समाप्त ऊर्जा की पूर्ति नहीं कर पाता तो संभवतः मैं मर जाऊंगा। किन म्यू ने आंखें खोली और चुपचाप वहीं लेट गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस तकनीक को सुधारना चाहूं तो यह बहुत मुश्किल होगा। इसमें मुझे अपने पूरे शरीर को सक्रिय करना होगा और अगर मैं इसे सुधार भी लूं तो शायद इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसे में बेहतर होगा कि मैं इसे न सीखूं। हु लिंग किनारे खड़ी उसे बेचैनी से देख रही थी। ड्रैगन किलिन खिड़की के बाहर उकरू बैठा था और अपना सिर खिड़की में डालकर देखना चाहता था कि उसका भोजन स्वामी अभी जिंदा है या नहीं। हालांकि उसका सिर बहुत बड़ा था और खिड़की से उसकी सिर्फ एक आंख ही अंदर आ पा रही थी। वह घर में बिल्कुल भी नहीं घुस पा रहा था। किन म्यू उठकर बैठ गया और देखा कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। शायद यही वह छोटी लोमड़ी होगी जिसने अपनी राक्षसी पवन से उसे बिस्तर पर गिराया था। वह मुस्कुराया, चिंता की कोई बात नहीं, मैं पहले से ही ठीक हूं। जब मैं इन औषधीय ऊर्जाओं को पूरी तरह से उत्प्रेरित कर लूंगा तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। हु लिंग ने राहत की सांस ली और कहा, युवा मालिक ने मुझे बहुत डरा दिया है। कुछ ही समय में आप इतने भूखे और दुबले हो गए हैं। जब आप पहले गिर पड़े थे तो मुझे चिंता थी कि आप अब और नहीं उठ पाएंगे। किन म्यू ने आसानी से औषधीय ऊर्जा को उत्प्रेरित किया और औषधीय ऊर्जा फैलकर उसके शरीर द्वारा अवशोषित हो गई। अभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसका शरीर अभी भी अभावग्रस्त अवस्था में था। यह उसके शरीर और आत्मा के शोधन से उत्पन्न आंतरिक कमी थी। उसका शरीर और आत्मा भले ही अधिक शक्तिशाली हो गए हों, लेकिन उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए पोषक तत्व नहीं थे। यह आकाश में उड़ते हुए जहाज की तरह था। अगर जहाज को चलाने के लिए बस एक छोटी सी भट्टी ही उपलब्ध करा दी जाए तो जहाज आकाश से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यही तो उसके साथ हुआ था। अपनी आत्मा को शुद्ध करने से उसकी आत्मा क्षीण हो गई थी और शरीर को शुद्ध करने से उसकी ऊर्जा भी समाप्त हो गई थी। उसने जो स्पिरिट गोलियां शुद्ध की थीं, वे उसकी आत्मा को पुनः भरने के लिए थीं और उसे पूरी तरह से क्षीण नहीं होने देना चाहती थीं। हालांकि उसका शरीर अभी भी भयंकर भूख की स्थिति में था। अब जबकि उसकी आत्मा पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, उसका शरीर अभी भी भयानक रूप से दुबला पतला था और उसकी त्वचा उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी।
किन म्यू ने खड़े होकर पूछा, लिंगर, क्या कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या युवा स्वामी हरे बैल को खाना चाहते हैं? खिड़की के बाहर ड्रैगन किलिन की विशाल आंख घूम गई जब उसने खुशी से कहा, पीछे पहाड़ में एक जंगली बैल है, क्या मैं उसे पकड़कर भून दूं ताकि वह युवा स्वामी खा सके? एक बार जब यह ड्रैगन किलिन भूखा नहीं रहा, तो वह बुरी चालों से भरा हुआ था और हमेशा हरे बैल से बदला लेना चाहता था। हो लिंग मुस्कुराई, एक क्षण रुकिए, युवा स्वामी। बड़े ड्रैगन, आइए युवा स्वामी के लिए कुछ खाना ले आए। ये कहने के बाद वह धुएं के गुबार की तरह घर से बाहर भागी और ड्रैगन किलिन को विद्वान के निवास से बाहर ले आई। बहन लिंग एर, हमें भोजन कहाँ मिलेगा? ड्रैगन किलिन ने घबराहट में पूछा। क्या आप तैरना जानते हैं? हो लिंग ने पूछा। जैड ड्रैगन झील में कुछ बड़ी मछलियां हैं जो कई गज लंबी हैं। मैं काफी समय से उन पर नजर रख रहा हूं। ड्रैगन किलिन ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। मैं भी काफी देर से उन पर नजर रख रहा था, लेकिन जब बूढ़े मालिक ने आदेश नहीं दिया तो मेरे लिए कोई कदम उठाना ठीक नहीं था। चिंता मत करो, मैं तैरने में भी बहुत अच्छा हूं। मैं कई दिनों तक पानी के नीचे रह सकता हूं और सांस लेने के लिए ऊपर नहीं आ सकता। हो लिंग बहुत खुश हुआ और उसके साथ जैड ड्रैगन झील पर आया। झील के दूसरी तरफ एक ताओवादी था, जिसने उन्हें देखकर प्रश्नवाचक भाव प्रकट किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, उसने ड्रैगन किलिन को झील में गोता लगाते हुए देखा। ताओवादी के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया और वह तुरंत चिल्लाया, वह शेर, तुम झील में नहीं नहा सकते। वह लोमड़ी, शेर को रोको। हो लिंग ने तुरंत कहा, बड़े ड्रैगन, तेज तेज। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञान झील में कूद पड़ा और लहरें उठने लगी। झील पर ताओवादी तुरंत अपने हाथ में घोड़े की पूंछ का एक मतनी लेकर दौड़ा। उसे झील की ओर हिलाते हुए असंख्य धागे एक विशाल मछली पकड़ने वाले जाल की तरह बिखर गए, झील में उस ड्रैगन किलिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। गड़गड़ाहट। झील की सतह जोर से कांप उठी और ताओवादी ने गुरगुराहट की। अब सिर्फ उसके घोड़े की पूंछ के घुंघरू का हैंडल बचा था और वह जानता था कि वह इस ड्रैगन किलिन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वह तुरंत मुड़ा और चिल्लाते हुए भागा। दानव, तुम लोगों ने शाही परिवार की जैड ड्रैगन झील में नहाने की हिम्मत की और मुझे हराने की भी हिम्मत की। बस तुम फांसी का इंतजार करो। कुछ ही देर बाद इंपीरियल कॉलेज के विद्वान शुद्ध यांग हॉल से निकलकर विद्वान निवास की ओर चल पड़े। आज ताओवादी लिंग युन शिक्षा दे रहे थे और शुद्ध यांग हॉल में ची साधना का मार्ग सिखाया जा रहा था। ताओवादी लिंग युन अपनी गहन साधना के लिए प्रसिद्ध थे, जहां वे अपनी ची को शुद्ध यांग के स्तर तक विकसित करते थे। इससे पहले कि अनेक विद्वान निवास पर वापस लौट पाते, वे सभी रुक गए और आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखने लगे तथा वहीं जम गए। उन्होंने बस एक बेहद विशाल लाल मछली को हवा में उड़ते देखा। लाल मछली के शरीर पर लाल शल्क थे और उसके सिर पर अजगर के सींग थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई सालों तक यहाँ के 9 अजगरों की क्यूई को अवशोषित करने के बाद मछली का सिर अजगर में बदलने लगा था। यह आधी मछली और आधी अजगर जैसा था, जिसका मुंह उस्तरे जैसे तीखे दांतों से भरा था और बेहद भयंकर लग रहा था। हालांकि अब यह विशाल मछली कुछ प्राणिक क्यूई द्वारा नियंत्रित हो रही थी और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। एक राक्षसी हवा इस विशाल मछली को विद्वान के निवास की ओर ले जा रही थी, जिससे सभी विद्वान अचंभित रह गए। इस विशाल मछली के पीछे एक और भी बड़ा ड्रैगन किलिन था जो दौड़ रहा था और साथ ही अपने शरीर पर पानी भी हिला रहा था। एक सफेद लोमड़ी भी थी जो ड्रैगन किलिन के सिर पर खड़ी थी और विशाल मछली को ले जाने के लिए राक्षसी हवा उठा रही थी। वह ड्रैगन चीलिन विद्वान के निवास में घुसा और उस विशाल मछली को जोर से शिक्षाविद किन के आंगन में फेंक दिया। फिर छोटी लोमड़ी आंगन में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। एक विद्वान बुदबुदाया, लगता है वह मछली जैड ड्रैगन झील की मछलियों के राजाओं में से एक है। इसे रेड ड्रैगन कार्प कहते हैं और यह एक शाही व्यंजन है जिसे सम्राट नए साल के भोज के दौरान नागरिक और सैन्य अधिकारियों को खिलाते हैं। बगल में बैठा एक विद्वान भी स्तब्ध होकर बुदबुदा रहा था। पिछले साल मेरे बूढ़े पिता सम्राट की उदारता के ऋणी थे और उन्होंने शाही ड्रैगन भोज में मछली का सूप चखा था। वे बार बार आश्चर्य व्यक्त करते हुए लौटे और मुझे ये भी बताते रहे कि अब तक यह एक सांसारिक व्यंजन था। हालांकि वह लाल ड्रैगन कार्प केवल 1 फुट लंबी थी। इससे पहले कि दूसरे विद्वान होश में आते, उन्होंने किन म्यू के कमरे का दरवाजा फिर से खुलते देखा। यह सफेद लोमड़ी फिर से बाहर निकली और इधर उधर देखने के बाद एक शहतूत के पेड़ की ओर दौड़ी। फिर उसने एक राक्षसी हवा उगली और शहतूत के पेड़ को काट डाला। फिर उसने राक्षसी हवा को नियंत्रित करके घुमावदार ब्लेड में बदल दिया ताकि शहतूत के पेड़ को काटकर जलाऊ लकड़ी बना सके और फिर उन्हें वापस आंगन में ले आए। छोटी लोमड़ी ने कुछ चक्कर लगाए और पेड़ का तना भी वापस आंगन में ले आई।
तभी किन म्यू के आंगन से धुआं उठता दिखाई दिया। साफ जाहिर था कि छोटी लोमड़ी और ड्रैगन किलिन मछली भूनने के लिए आग जला रहे थे। विद्वानों ने एक दूसरे की ओर देखा और क्वोटिंग बुदबुदाया, यह महत्वाकांक्षा वृक्ष है जिसे एजुयांग हॉल के निदेशक भिक्षु किंग शान ने लगाया है। यह वृक्ष विद्वानों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए लगाया गया है। कुछ ही देर बाद स्कॉलर्स निवास में स्वादिष्ट सुगंध फैल गई। सभी विद्वानों के मुंह से लार बहने लगी। इस परित्यक्त व्यक्ति द्वारा लाए गए लोमड़ी और ड्रैगन किलिन ने शाही परिवार के पीने के मैदान में मछली राजा को मार डाला और फिर उस महत्वाकांक्षा वृक्ष को काट डाला जिसे भिक्षु किंग शान ने मछलियों को भूनने के लिए आग जलाने के लिए लगाया था। क्या इस लापरवाही भरे कृत्य से वे विद्रोह करने का प्रयास कर रहे हैं? युवा मालिक, स्वाद कैसा है? युवक और लोमड़ी की बातचीत किन म्यू के आंगन से आ रही थी और उन्होंने किन म्यू को ये कहते सुना, फिर भी ठीक है, बस इसे मैरिनेट नहीं किया गया था, इसलिए इसका स्वाद पूरी तरह से नहीं आया। मछली को पूरे दिन मैरिनेट करना सबसे अच्छा होता है ताकि इसे खाते समय ये कुरकुरी, सुगंधित और कोमल रहे। यह मछली बहुत बड़ी है, आप इसे कहां से लाए? झील से। तो मैं समझ गया। मैंने एक बार ग्रैंड चांसलर के साथ झील के किनारे मछली पकड़ी थी और कुछ बड़ी लाल मछलियां देखी थीं। हालांकि हमें सिर्फ एक 9 ड्रैगन कार्प मछली मिली थी जो काफी छोटी थी। हालांकि सूप का स्वाद बहुत लजीज था। मछली भूनने के लिए शहतूत की लकड़ी का इस्तेमाल करना आपकी अच्छी बात है। इससे शहतूत का मीठा खट्टा फल जैसा स्वाद आता है। स्कॉलर के निवास में सभी विद्वानों ने उसके आने वाले दुर्भाग्य पर खुशी जताई। क्वोटिंग ने हंसते हुए कहा, शिक्षाविद किन तो मर गया। आंगन में किन म्यू ने लाल ड्रैगन कार्प को घुमाने के लिए मोटी लकड़ी की कटार को हिलाया और नीचे एक जोरदार लौ थी जो ड्रैगन किलिन द्वारा नियंत्रित शहतूत की लपटें थीं, जो अंदर से कोमल और बाहर से कुरकुरी विशाल मछली को भून रही थीं। ड्रैगन किलिन ने आग को नियंत्रित किया ताकि उसकी गर्मी विशाल मछली के मांस और हड्डियों तक पहुंच सके। शहतूत की लकड़ी से जलवाष्प निकल रही थी जिससे धुएं जैसा स्वाद आ रहा था। फिर हो लिंग ने हवा को नियंत्रित किया ताकि धुएं जैसा स्वाद मछली के मांस में पहुंच सके। फिर उन्होंने मछली के पेट में ढेर सारे शहतूत के पत्ते, प्याज और अदरक भर दिए। मछली के पेट में कोमल मछली का तेल था जो मछली भूनते समय आग पर टपकने पर चटकने लगा। जलने पर मछली के तेल से धुएं जैसी गंध आती थी जिससे उनकी भूख बहुत बढ़ जाती थी। जब पूरी मछली पक गई तो वो लिंग ने तुरंत अपनी वाइंड ब्लेड्स को नियंत्रित करके मछली के पेट से मांस अलग कर दिया। यहां मांस सबसे ज्यादा मोटा था। उसकी चाकू की चाल बहुत अच्छी थी क्योंकि मछली का हर टुकड़ा एकदम सटीक था। साथ ही उसने प्लेट को भी नियंत्रित किया ताकि मछली के टुकड़े प्लेट पर गिरें। मछली का हर टुकड़ा बिल्कुल साफ था और वे मटन की कोमल सफेद चर्बी के टुकड़ों जैसे लग रहे थे। किन म्यू ने आग बुझा दी और उसकी तीव्रता कम कर दी। मानव, लोमड़ी और ड्रैगन किलिन अलाव के पास बैठकर भुनी हुई मछली खाने लगे। किन म्यू का दिल थोड़ा द्रवित हुआ जब उसे महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतान शास्त्रों में से एक अजीब तकनीक याद आई जिसे आत्मा वापसी की गोली महान पूरक तकनीक कहा जाता था। उसने तुरंत अपनी प्राणिक ची को इस तकनीक को प्रसारित करने के लिए क्रियान्वित किया ताकि उसका पाचन तेज हो सके। जल्द ही उसका पेट खाली हो गया और उसने अलाव के चारों ओर भुनी हुई मछली खाना जारी रखा। इस तकनीक का नाम तो अजीब था ही, तकनीक भी उससे भी ज्यादा अजीब थी। स्पिरिट रिटर्निंग पिल ग्रेट सप्लीमेंट तकनीक के लिए साधना की मुख्य विधि मुख्य रूप से खाने पर निर्भर थी। यह तकनीक पेट में पहुंचे किसी भी भोजन को ऊर्जा या यहां तक कि शरीर के लिए प्राणवायु क्यूई में बदल सकती थी। इससे शरीर को मजबूती मिलती थी और साधना में वृद्धि होती थी। इसलिए इसे आत्मा वापसी की गोली महान पूरक तकनीक कहा जाता था। अब जबकि किन म्यू का शरीर इतना दुबला पतला हो गया था, उसे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने की जरूरत थी। अब जबकि उसके सामने एक बेहद बड़ी भुनी हुई मछली थी, वह अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता था। यह मछली आखिर एक अनोखी नस्ल की थी। इतने सालों तक इंपीरियल कॉलेज में रहने के कारण इसने 9 ड्रैगन की क्यूई को अवशोषित कर लिया था। इसलिए एक तो यह स्वादिष्ट थी और दूसरी बात, इसका मांस पौष्टिक भी था। अब किन म्यू का शरीर थक चुका था। इस अजीब तकनीक को अपनाने से उसके पेट में मौजूद भोजन तुरंत पोषक तत्वों में पच गया और उसके पूरे शरीर ने उसे अवशोषित कर लिया। उसकी सिकुड़ी हुई मांसपेशियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और हालांकि यह बहुत धीमी गति से हुआ, किन म्यू ने अनुमान लगाया कि अगर वह इस 10 गज लंबी मछली को खा लेगा तो उसकी मांसपेशियां वापस बढ़ जाएंगी। हो लिंग अब और नहीं खा पा रही थी और ड्रैगन किलिन स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स खाता था। इसलिए उसे मछली का मांस ज्यादा पसंद नहीं आया और उसने कुछ निवाले खाने के बाद खाना बंद कर दिया। सिर्फ किन म्यू वहीं बैठा जी भरकर खाता रहा। अचानक बाहर से दस्तक हुई और हु लिंग अपना फूला हुआ पेट घसीटते हुए दरवाजा खोलने दौड़ी। वे योंग नाक सिकुड़ते हुए अंदर आया और मुस्कुराया,
अभी तो दोपहर के खाने का समय हुआ है और मुझे भाई किन के घर से खुशबू आ रही है, इसलिए मैं खाना मांगने आया हूँ। अरे, पहाड़ के दरवाजे पर पत्थर का ड्रैगन शेर जिंदा हो गया है। छोटी लोमड़ी, तुम खाते खाते मुझसे भी मोटी कैसे हो गई? हो लिंग ने एक घुरघुराहट भरी। वे योंग ने फिर अलाव के पास बैठे किन म्यू को देखा और आश्चर्य से चिल्लाया, छोटी लोमड़ी, क्या तुमने अपने स्त्री स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए किन म्यू के साथ सोकर उसकी पुरुष शक्ति उधार ली थी? भाई किन, वह इतना दुबला कैसे हो गया? हो लिंग गुस्से में और चिंतित थी। मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। बकवास मत करो। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो किसने किया? वे योंग हक्का बक्का रह गया। मुझे पता था कि जरूर कोई समस्या होगी जब भाई किन ने राजधानी शहर में कदम रखते ही पूछा था कि बिल्ली घर कहाँ है। तुम्हारा शरीर उम्मीद के मुताबिक सहन करने में असमर्थ हो गया है, क्या मैं सही कह रहा हूं? किन म्यू को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए, इसलिए उसने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। वे योंग ने खुद को रोके नहीं रखा और मछली के मांस का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ लिया। उसने उसे चखा और मांस इतना फिसलन भरा था कि वह सीधा उसके गले से नीचे सरक गया और उसकी जीभ भी लगभग उसके पेट में चली गई। वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका और प्रशंसा से बोला। फिर उसने धीमी और दबी हुई आवाज में कहा, पिछले कुछ महीनों से तुम उनकी कक्षाओं में नहीं आए हो, इससे सभी निदेशालय बहुत नाराज हैं। उन्होंने शाही शिक्षाविद को अज्ञानी और अयोग्य बताया है और कहा है कि सम्राट को तुम्हारा दर्जा नहीं बढ़ाना चाहिए था। ठीक है, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने दुबले कैसे हो गए? मैंने साधना में गलती की थी और लगभग अपनी जान गंवा दी थी। किन म्यू ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे समय रहते इसका पता चल गया और अब मैं अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर रहा हूं। वे योंग मुस्कुराया, तुम्हारी हिम्मत भी बहुत बड़ी है, बेतहाशा खेती करने की। मैं भी अब एक शाही विद्वान हूं और ड्यूक की जागीर में कुछ पद पर हूं। तुम्हें कौन सी गोलियां चाहिए? मैं ड्यूक की जागीर से कुछ ले सकता हूं ताकि तुम अपने शरीर की पूर्ति कर सको। किन म्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब मैं इस मछली को खा लूंगा तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा और मुझे स्पिरिट की गोलियां खाने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या तुम्हें पता है, चांसलर बाशान और ग्रैंड चांसलर गु ने राजधानी के बाहर एक दूसरे से लड़ाई की थी और एक दूसरे को खून से लथपथ कर दिया था। यहां तक कि सम्राट भी घबरा गए थे। वे योंग को डकार आई और उसने कहा, मेरे पिता अन्य उच्च अधिकारियों के साथ झगड़े में मध्यस्थता करने गए थे और उसके बाद ही उन्होंने झगड़ा बंद किया। मैं कुछ पूछताछ करने बाहर गया था और सुना कि सम्राट ने उन दोनों को कड़ी फटकार लगाने के लिए बुलाया है। जब मैंने पूछताछ पूरी कर ली, तभी मैं यहां मुफ्त में खाना खाने वापस आया। आपके वापस आने से पहले चांसलर बाशान ने मुझे ढूंढ लिया था और कहा था कि वे मुझे एक अनुभव के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है। भाई वे, खाते समय बात मत करो। कुछ ही देर बाद वे योंग का यह मोटा ताजा नौजवान और भी मोटा हो गया और वह अब और खा नहीं पा रहा था। हालांकि उसने देखा कि किन म्यू अभी भी दिल खोलकर खा रहा था और मछली का हर टुकड़ा उसके पेट में जाने के साथ साथ उसका पेट बिल्कुल भी नहीं फूल रहा था। वे योंग हैरान रह गया। जब उसने किन म्यू के दुबले पतले शरीर को ऐसे फैलते देखा जैसे उसमें हवा भर गई हो, तो उसने चुटकी काटी और पाया कि उसके शरीर में सारी मांसपेशियां थीं, जिससे वह और भी हैरान हो गया। जब यह विशाल मछली पूरी तरह से खत्म हो गई, तो सिर्फ 10 गज लंबी एक विशाल मछली की हड्डी बची थी। किन म्यू का शरीर सामान्य हो गया था और पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था, जिससे वे योंग को लगातार ईर्ष्या हो रही थी। तुमने इतनी स्वादिष्ट मछली कहां से खरीदी? वे योंग का मुंह अभी भी और खाने के लिए खुजला रहा था, लेकिन वह और नहीं खा सकता था, इसलिए उसने पूछा, मैंने राजधानी शहर के बाजार में इतनी बड़ी मछली कभी नहीं देखी और नहीं मैंने कभी इतनी स्वादिष्ट मछली खाई है। मुझे निश्चित रूप से कुछ और खरीदना होगा और उन पर विशेष ध्यान देना होगा। किन म्यू ने उदासीनता से कहा, ज़ैड ड्रैगन झील से निकाला गया। वे योंग ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा और तुरंत पूछा, कौन सी ज़ैड ड्रैगन झील? हमारे इंपीरियल कॉलेज में जो है। वे योंग ने घबराकर कांपती आवाज में पूछा, हमारे इंपीरियल कॉलेज की ज़ैड ड्रैगन झील? यह मछली ज़ैड ड्रैगन झील की मछली राजाओं में से एक है। किन म्यू ने हो लिंग की ओर देखा और हो लिंग ने अपना सिर हिलाया। मैंने बिग ड्रैगन से एक विशाल मछली पकड़ने के लिए कहा था, जो उसने पकड़ी वह सबसे बड़ी थी। वे योंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने शहतूत के पत्तों और शाखाओं को देखा जो पूरे आंगन में बिखरे पड़े थे। फिर उसने कांपती आवाज में फिर पूछा, जब मैं अभी वापस आया था तो मैंने स्कॉलर के निवास में महत्वाकांक्षा के पेड़ को एक ढूंढ के साथ छोड़ दिया था। क्या यह हो सकता है? उस शहतूत के पेड़ को महत्वाकांक्षा वृक्ष कहा जाता है। हो लिंग ने आश्चर्य से कहा, इस पेड़ का कोई नाम भी है?
वे योंग का चेहरा बुरी तरह सफेद पड़ गया और वह लड़खड़ाते हुए चला और स्तब्ध होकर बुदबुदाया। ज़ेड ड्रैगन पैलेस के मछली राजा को भूनने के लिए महत्वाकांक्षा के पेड़ को काट रहा हूं। अगर मेरे कई सिर भी हों तो भी सम्राट के लिए उन्हें काटना काफी नहीं होगा। मैं यहां कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। यदि आपको कोई त्रुटि, विज्ञापन पॉपअप, विज्ञापन पुनर्निर्देशन, टूटे हुए